नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम विजन आईएएस के नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम सिक्योरिटी को देखेंगे, साथ के साथ सोशल इश्यू प्लस स्कीम्स इन न्यूज एंड मैपिंग। ये चार पोर्शन आपका आज खत्म हो जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप थोड़ा पेशेंस रखें और ध्यानपूर्वक सुनते जाएं। आपका जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। और साथ के साथ हम इस डिस्कशन में प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉइंट भी डिस्कस करते हैं, ताकि आपका जब प्रीलिम्स आए तो आपको उतना ज़्यादा परेशानी ना हो चीज़ें रिकॉल करने के लिए। आसानी से यहीं पर आपकी रिकॉलिंग हो जाए और आप आराम से चीज़ें को माइंड में डीपली इनग्रेन कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है आपका टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर। तो इस मुद्दे को समझेंगे, थोड़ा सा हम बेसिक स्ट्रक्चर को समझते हैं कि आपको पता है कि 2019 में जो जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, उसको दो पार्ट में डिवाइड करके एक तो आपका जम्मू कश्मीर यूटी बना और दूसरा लद्दाख यूटी बना। और जम्मू कश्मीर यूटी जो है उसमें आपका लेजिस्लेचर की भी प्रोविजंस की गई थी। और अब आप देख सकते हैं कि वहां पर इलेक्शन होने वाला है, असेंबली इलेक्शन होने वाला है। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक कंटेक्स्ट बताया, लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर क्या है कि जो आपका जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उसमें दो रीजन आते हैं। एक तो आपका जम्मू वाला एरिया आता है, एक आता है आपका कश्मीर का एरिया। लेकिन आप बार बार सुनते होंगे टेररिस्ट अटैक के बारे में, किस रीजन में? कश्मीर रीजन में मेनली। ठीक है, तो जम्मू रीजन में उतना ज़्यादा टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब के कुछ ट्रेंड में ये देखा जा रहा है कि जम्मू डिवीजन में भी जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स है वो बढ़ती जा रही हैं। तो मेन कंटेक्स्ट यही है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा बेसिक इसलिए बताया ताकि आपको चीज़ें पता रहे, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो चीज़ें समझने में। ठीक है, और फिर आप देखिए जो कहानी मैंने आपको बताया वो बात यही कह रहा है। मोर न्यूज का मतलब यही है। अब जब आपका टेररिस्ट एक्टिविटीज लेट से कि ग्रो होता है तो उसका इम्पैक्ट आप समझिए, टूरिज्म पर पड़ेगा ही, डेवलपमेंट पर पड़ेगा, और साथ के साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है उनको भी और ज़्यादा एडिशनल परेशानी झेलनी पड़ सकती है। लाइफ एंड डेथ का सवाल उठ सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें चिंताजनक तो है ही। तो आखिरकार कारण क्या है टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स जम्मू रीजन में बढ़ने के? तो सबसे पहला कारण बताया जाता है रीएक्टिवेशन ऑफ प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर किसे कहते हैं? तो आप इसको समझिए कि ये डायरेक्ट वॉर नहीं होता है कि हम आर्मी और दूसरे देश के आर्मी के बीच लड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। गिरोला वॉरफेयर का नाम आपने सुना होगा। इनडायरेक्टली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होता है, यानी कि जो आपका पाकिस्तान है वो यहाँ के मिलिटेंट्स या फिर एक्सट्रीमिस्ट्स को एक प्रकार से पैसे की लालच देके या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट की लालच देके कि जन्नत दिखा देंगे, स्वर्ग दिखा देंगे, लोगों को बहकाते हैं, युवा को बहकाते हैं और फिर यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर करवाते हैं। ठीक है, तो बार बार आप देखते होंगे कि जो हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, वो बार बार इस प्रकार के घटनाओं को रोकने का प्रयास करती है। तो एक तो ये है कि जब आपका 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटाया गया जम्मू कश्मीर से और यूटी बनाया गया, तो इसके कंटेक्स्ट में भी प्रॉक्सी वॉर जो है वो रीएक्टिवेट करवाया जा रहा है, जो आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अंतर्गत। तो इसको आप समझ सकते हैं। दूसरा है थिनिंग ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड इन जम्मू। अब इसका कंटेक्स्ट आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका लद्दाख रीजन है वहां पर आपका एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और वहां पर आपने देखा होगा कि चाइना का रिसेंट इनकर्जन वहां पर देखने को मिला था। ठीक है, तो जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे जम्मू रीजन में, जो जम्मू रीजन की सुरक्षा कर रहे थे, अब जब उनको जरूरत पड़ी एलएसी के पास तो उनको वहां तैनात किया गया ड्यू टू द गलवान क्लैशेस इन 2020 एंड पोस्ट। ठीक है, तो इसके कारण जम्मू में जो फोर्सेस हैं उसकी कमी पड़ गई। तीसरा है आपका सिक्योरिटी सिचुएशन इन कश्मीर, इन द सेंस कि कश्मीर में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म देखने को मिलती थी, ज़्यादा घटनाएं देखने को मिलती थी। तो इसलिए यहाँ पर सुरक्षा काफ़ी मजबूत की गई, काफ़ी मजबूत की जा रही है। तो यहाँ पर अगर स्टेबिलिटी आएगी तो जो आपके
मिलिटेंट्स है या फिर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना ज़्यादा अपनी गतिविधियां तो यहाँ नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जो लूप होल्स है, जो लूप होल लोकेशन है, कहाँ पर पड़ गया आपका कश्मीर, तो यहाँ पर वो डिस्टेबलाइज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मेन यही कारण है। और थोड़ा सा अगर हम इंसर्जेंसी के इतिहास में जाए, इंसर्जेंसी का बेसिक समझ लेते हैं। तो जो इंसर्जेंसी है इसका मतलब आप समझिए कि स्टेट के खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ जो मिलिटेंट है वो गुरिल्ला वारफेयर या फिर रिवेलियन छेड़ देता है, उसी को हम कहते हैं इंसर्जेंसी। और ये जो आपका जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो थोड़ा सा अगर हम ओरिजिन को ट्रेस करें तो आप यहाँ देखिए 1987 में जब जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा आरोप लगे थे कि ये जो इलेक्शन हुए हैं इसमें फॉल्ट है ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ मिसप्लेसमेंट किया गया है। तो इसके कारण डेमोक्रेटिक अनरेस्ट वहाँ पर हुआ था और लोगों के बीच कहीं ना कहीं कुछ गलत भावना भी पनपी थी। उसके बाद आप देखिए 1988 में 2 बम ब्लास्ट श्रीनगर में होता है। कहाँ गया, एक सेकेंड। 2 बम ब्लास्ट श्रीनगर में होता है और उसके बाद जो इंसर्जेंसी है उसकी शुरुआत होती है। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो प्रोटेस्ट हुआ होगा, इस टाइप से हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर अटैक हुआ है। उसके बाद 1989 में बोले तो बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स सम बैक्ड बाय पाकिस्तान, उन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल कुछ कुछ रीजन में छेड़ना शुरू किया और उसकी गतिविधियां आप आज भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। उसके बाद 2010 के बाद से आप देखिए कभी उरी अटैक, पुलवामा अटैक, ये सब होते रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें जो है थोड़ी कंट्रोल में तो हुई, लेकिन कंप्लीट कंट्रोल तो हुआ नहीं इंसर्जेंसी का और टेररिस्ट एक्टिविटीज का, ये आप समझिए। अब बात करते हैं कि कारण क्या है परसिस्टेंस टेररिज्म का जम्मू कश्मीर में। तो एक तो आप इसको एक्सटर्नल फैक्टर भी मान सकते हैं, दूसरा इंटरनल। ऐसे ही है, अगर आप मेन आंसर लिखेंगे तो इस टाइप से आप डिमार्केट करिए। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या है, स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। किस टाइप से, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ट्रेनिंग, सेफ हेवेंस टू टेररिस्ट ग्रुप्स। और उसके बाद क्या है, पोरस बॉर्डर। पोरस बॉर्डर मतलब आप समझिए कि जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो कहीं कहीं पर क्लियरली आपका ग्राउंड पर डिमार्केटेड नहीं है। क्यों, एक्सट्रीम वेदर, क्लाइमेट के कारण, या फिर जो आपका डेंस फॉरेस्ट आप देखते हैं उसके कारण। तो इन सब लूपहोल्स का फायदा उठाते हैं इन्फिल्ट्रेटर। ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम ग्लोबल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। आप ऐसे समझिए कि जो हमारे देश के बाहर जो टेररिस्ट ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी यहाँ के जो क्लियर माइंडसेट वाले यूथ नहीं है, जो इन सब दिशा में थोड़े पड़ जाते हैं, रेडिकलाइज हो जाते हैं, उनको वो अफेक्ट करते हैं और उनको अपनी एक्टिविटीज का अंजाम दिलवाने में इनको ट्रेनिंग सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इंटरनल कारण में क्या हो सकता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। आप ऐसे भी समझिए कि जो अफ्रीका में आप देखते हैं कितनी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है। उसके कारण क्या है कि कभी आर्म्ड रिबेलियन, कभी मिलिट्री स्ट्राइक, ये सब होते रहते हैं। तो अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहेगी, प्रॉपर इलेक्शन टाइम पर नहीं होगा, तो वो भी युवा के अंदर या फिर जो जनता है उसके अंदर एक आक्रोश पैदा कर सकता है और लोग जो है गलत गतिविधियों में भी जा सकते हैं। ठीक है। और पहले के इतिहास देखें तो प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है यहाँ पर, और अभी लगभग लगभग 10 सालों से असेंबली का इलेक्शन भी नहीं हुआ। तो ये भी एक मौका देता है टेररिस्ट ग्रुप को टू एक्सप्लॉइट दिस अपॉर्चुनिटी। उसके बाद रिलीजियस एंड इथनिक टेंशंस भी हो सकते हैं, इन द सेंस कि जो आपका रीजन है, ये वाला इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे कम्युनिटी रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम प्लस ट्राइबल ग्रुप। तो कभी कभी क्या होता है कि सबके इंटरेस्ट एक साथ मैच नहीं करते हैं और इसके कारण आपका कम्युनल टेंशंस जो है बढ़ सकता है, और ये भी टेररिस्ट ग्रुप को मौका देता है, अपॉर्चुनिटी देता है टू इंटरफेयर। ठीक है। उसके बाद स्टेट हाई हैंडेडनेस एंड एलिनेशन ऑफ द पीपल, इट्स ऑल बिकॉज imposition of certain strict rules like AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत आर्मी को काफ़ी ज़्यादा पावर दिए जाते हैं, फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन, आर्बिट्री डिटेंशन। तो इसके कारण लाइफ, लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट सब कुछ पर असर पड़ता है। तो
ये भी एक फैक्टर हो सकता है। उसके बाद है ओवरग्राउंड वर्कर्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं ना, ये सिमिलर हम जैसे आप जैसे व्यक्ति होते हैं जो मिलजुल कर एरिया में रहेंगे, गांव में रहेंगे, और लेकिन इसका जो इंटेंशन होता है वो टेररिस्ट ग्रुप या फिर मिलिटेंट को मदद करने का होता है। जैसे इंटेलिजेंस खबर पहुंचाना टेररिस्ट ग्रुप को या फिर इन मिलिटेंट्स को, या लॉजिस्टिकल सपोर्ट, रास्ता बताना कि किधर से आना है, कहाँ जाना है, कहाँ अरेस्ट करना है। ठीक है, तो ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं टेररिज्म को प्रमोट करने में, और इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल वाला चीज होता है, क्योंकि ये हम लोग के बीच में रहते हैं, पता नहीं कौन क्या है ना। तो ये चीज है। तो क्या मेजर्स लिए गए हैं टू काउंटर टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर? तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रीस्ट्रक्चरिंग जो किया 370 हटाकर, ये आपको पता ही है, अभी हमने डिस्कस भी किया। उसके बाद लीगल लेवल पर आपका क्या है कि 2019 में जो आपका अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो है उसमें अमेंड किया गया था, और इंडिविजुअल टेररिस्ट को भी डेजिग्नेट किया जा सकता है। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को डेजिग्नेट किया जाता था, अब जो है इंडिविजुअल टेररिस्ट, कोई व्यक्ति है उसको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। उसके बाद सिक्योरिटी मेजर्स लिए गए ऑपरेशन ऑल आउट 2017 में। डेवलपमेंटल मेजर्स भी लिए जाते हैं, अभी लेटेस्ट में बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं, और यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हालांकि ये 2015 का है, लेकिन अगर आपको लेटेस्ट कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स मिलते हैं जो कि अभी आपको मिलेंगे बिकॉज ऑफ द इलेक्शन से रिलेटेड चल रही है, तो कुछ कुछ आप लिख सकते हैं, अपडेट करिए इसको, क्योंकि 2015-2021 का डाटा है, 4 साल पहले का। आप मेंस 25 में देंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा 2024-2023 का डाटा रहे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लाइक ऑपरेशन सद्भावना। उसके बाद इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, यानी कि भारत का जो एफर्ट है कि भाई जो पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है उसको ग्लोबल लेवल पर नेक किया जाए, मतलब उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। ठीक है, और भारत का एफर्ट भी रहता है कि पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसको अगर ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हो जाते हैं, फंड नहीं मिलेंगे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन से टू दिस नेशन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी वीक होगी, तो भाई एक सेंस ऑफ फियर लग जाता है कि नहीं कंट्रोल करो, नहीं तो फिर हमें एड जो भी मिल रहे हैं वो नहीं मिल पाएंगे। ऑलरेडी आप देखते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा खास्ता है, दिक्कत में है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, एक तो पॉलिटिकल लेवल पर कि भाई साहब जो इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हुए 10 सालों से, करवाइए इलेक्शन। तो अभी आप देख सकते हैं कि सितंबर में अनाउंस भी हुआ है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि इलेक्शन होंगे, असेंबली इलेक्शन होंगे। ठीक है, उसके बाद लोकल गवर्नेंस को भी मजबूत करना है ताकि जो लोकल बॉडीज वहाँ पर है पंचायत से, वो डेवलपमेंट के फील्ड में ज़्यादा कार्य करे। ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो एडमिनिस्ट्रेशन की है वो और ज़्यादा मजबूत हो। और एक इसका उदाहरण भी है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन जम्मू कश्मीर में 2020 में हुए थे, तो ये भी एक अच्छी बात है। उसके बाद सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस लेवल पर क्या कर सकते हैं, तो जो एलओसी का इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, ठीक है, वहाँ पर जो निगरानी है वो मजबूत करेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करेंगे, और इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड एनालिसिस कैपेबिलिटी जो आर्मी की है उसकी कैपेसिटी बढ़ाना है। और इसके तहत एक स्ट्रेटजी आप याद रख सकते हैं जो मेंस में यूज करेंगे, री एनफोर्स ह्यूमेंट, यानी कि ह्यूमन इंटेलिजेंस टू कम्प्लीमेंट टेक हिंट, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। सीधा सीधी मतलब है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस दोनों को मर्ज करके आपका इंटेलिजेंस गैदरिंग और एनालिसिस कैपेसिटी बढ़ाई जाए। उसके बाद बॉर्डर मैनेजमेंट हो गया, और इसमें आप मधुकर गुप्ता कमेटी का रिकमेंडेशन कोट कर सकते हैं टू प्रिवेंट द इन्फिल्ट्रेशन। उसके बाद डेवलपमेंट तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ही है, ताकि युवा को नौकरी मिले, शिक्षा मिले, बेटर स्वास्थ्य मिले। तो जो युवा है जो डाइवर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द माइंड वॉशिंग, तो वो उस तरफ डाइवर्ट नहीं होंगे। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन एंड देन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि जो हमारे जो एलाई कंट्री है, ठीक है, लाइक माइंडेड कंट्री है, उनको एक प्रकार से इंगेज करे, और जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उसको आइसोलेट करने का कोशिश करे इंटरनेशनल लेवल पर, और जो उनको स्पॉन्सर करते हैं वो कंट्री, उसको भी कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट किया जाए, उस पर भी कुछ कर्टेनमेंट लगाया जाए।
एंड इसका एग्जांपल भी है कि इंडिया का जो डिप्लोमेटिक एफर्ट है FATF का टू हाईलाइट पाकिस्तान रोल इन सपोर्टिंग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो बहुत बार पाकिस्तान को FATF के लिस्ट में भी रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया ये आर्टिकल। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो है आपका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट क्यों न्यूज में है। तो जो गवर्नमेंट है अभी हाल में ही एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उसको अपॉइंट किया गया है टू द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। अब आप समझिए कि ये जो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, पहली बात तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ना ही कोई स्टेट्यूटरी पोस्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव पोस्ट आप मान सकते हैं। और जो सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स होते हैं हमारे देश में, ठीक है, जैसे टेररिस्ट रिलेटेड घटनाएं, ये भी एक सिक्योरिटी रिलेटेड इशू है। ठीक है, साथ के साथ भारत में भी आप देखते हैं नक्सलिज्म है या ये सब कुछ भी है, तो ये भी आपका सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू में आ जाता है। तो उस मैटर पर एडवाइज करने के लिए, उसको लेकर एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या हो और कैसे इसको टैकल किया जा सकता है, तो इसके लिए आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पोस्ट या फिर एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का पोस्ट क्रिएट किया गया था, 1990s के आसपास क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट के बारे में, तो आप देखिए 1990s में इसे क्रिएट किया गया था और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट के रूप में काम करता है। इस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा कि जो काउंसिल है या कमिटी है, अब क्या है कि जो टेक्निकल थिंग्स है उसको मदद करने के लिए एक डिपार्टमेंट कह लीजिए या फिर एक सब कमिटी कह लीजिए जो मेन ऑर्गेनाइजेशन को मदद करता है, तो वही आपका सेक्रेटेरिएट। ठीक है, जैसे आप कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का नाम सुनते हैं, तो जो कैबिनेट होते हैं, जो कैबिनेट मीटिंग्स होती है उसको मदद करने के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होता है। उसी प्रकार से जो भी वेरियस मिनिस्ट्री है उसको असिस्ट करने के लिए सेक्रेटेरिएट होता है ना। तो ऐसे आप समझिए, इसलिए तो इतने सारे सेक्रेटेरिएट सेक्रेटरी के पद भी होते हैं। ठीक है, तो वो असिस्ट करते हैं मिनिस्टर सबको। ओके, तो इट्स एन अपेक्स एडवाइजरी बॉडी ऑन ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स एंड ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के द्वारा हेड किए जाते हैं, जो कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी भी होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना है और ये अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लेना है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हेड करने वाले होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इस सेक्रेटेरिएट को हेड करने वाले होते हैं NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और अभी कौन है? अजीत डोभाल साहब। और ये बात है, बाकी तो हमने बता ही दिया कि क्या इनका फंक्शन होता है। और अगर हम बात करें एडिशनल NSA का, तो ये जो पद है वो काफ़ी पहले से ही रहा है, लेकिन अभी तक वैकेंट था, लेकिन अब जो है इसको फिलअप किया गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब उसको मजबूत करता है। और थोड़ा सा अगर हम देखें कि जो आपके स्ट्रक्चर, इस सेक्रेटेरिएट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप देखिए सबसे ऊपर पर होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन भी होते हैं NSC के, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के। उसके बाद एडिशनल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नीचे, उसके बाद बहुत सारे आपके अलग अलग सेक्शंस है और यहाँ पर आपके ऑफिसर्स होते हैं। हालांकि इतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें बस बेसिक ओवरव्यू देखना है कि हाँ ये सेक्रेटेरिएट ऑफिस होती है। ठीक है, इसको हेड करते हैं आपके NSA और एडिशनल NSA उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन आए मेंस का या प्रीलिम्स का तो आपका बन जाए। ठीक है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। उसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस क्या है अपॉइंटिंग द ANSA यानी कि एडिशनल NSA, तो एक तो होता है कि जो NSA का नीश रोल है, यानी कि जो उनका मेन फंक्शन है NSA वो आप कर सकते हैं, और जो भी आपके सब्सिडियरी फंक्शन है वो आपका ANSA करेंगे। ठीक है, तो इनको टाइम मिल जाएगा, इनको अच्छा से अपना फोकस कर सकते हैं टू गिव बेटर एडवाइस, है ना। उसके बाद इंश्योरिंग कंटिन्यूटी, मतलब
कभी कभी ये भी होता है कि एनएसए का पद खाली हो गया तो उसको चुनने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका एएनएसए का पद है तो उनको अप्रूव करके एनएसए बना सकते हैं। उसके बाद अडेप्टिंग टू द इमर्जिंग नीड्स, ये तो बात है ही। उसके बाद देखिए आप इमर्जिंग थ्रेट्स जो इस सेक्रेटेरिएट को और ज़्यादा मजबूत करने की बात करता है। एक तो है आपका वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। अब आप समझिए कि जो दुनिया है वो एक प्रकार से दो गुट में बटी हुई है। एक तो आपका वेस्ट लेड, एक है आपका ईस्ट लेड जो आपका रशिया एंड चाइना, और एक तरफ आपका जो यूएस, यूरोप, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म के बीच डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, जबकि टेररिज्म तो टेररिज्म है। लेकिन क्या होता है कि अगर एक यूएस ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करने का कोशिश किया यूएन में, तो पता चलेगा जो रशिया है या फिर चाइना है उसे ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये गुट में बटे हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, हम इसको मजबूत करेंगे। और इसके बाद फॉरेन इंटरफेरेंस भी कभी कभी देखने को मिलता है डोमेस्टिक अफेयर्स में, लाइक इलेक्शन एंड नेशनल पॉलिसीज बहुत सारे देशों में। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए हमारे पास एक मजबूत सिक्योरिटी होनी चाहिए, सिक्योरिटी गाइडलाइंस या सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद चाइना का भी जो डोमिनेंस है वो बढ़ता जा रहा है इंडियन ओशियन में, ठीक है। एंड इमर्जिंग थ्रेट्स भी निकल कर आ रहे हैं इन द सेंस लाइक साइबर वेयरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, इनस्टेबल नेबर्स। और आप देखिए ना, लगभग लगभग जो भी नेबर्स हैं हमारे, वहाँ पर इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। या तो एक दो साल पहले इनस्टेबिलिटी रही है या फिर अभी। बांग्लादेश इज द रिसेंट एग्जाम्पल। फिर नेपाल में भी आप देख लीजिए, वो मैप को इधर उधर करते रहते हैं। उसके बाद श्रीलंका में क्राइसिस आया, मालदीव्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वे अहेड क्या है? तो एक तो ये है कि जो एनएससी का रोल है उसको और ज़्यादा मजबूत करना है, और जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, लाइक सेलेक्ट मेकिंग ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया विद क्लियर क्वालिफिकेशन एंड ड्यूटीज। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेज इस सेक्रेटेरिएट में किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपर्टीज जो सिक्योरिटी में है उनको रिक्रूट करने का एक प्रॉपर तरीका, स्ट्रेटजी होना चाहिए, और कोऑर्डिनेशन भी होनी चाहिए। उसके बाद होल ऑफ नेशन अप्रोच के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। बेसिकली इसमें कोऑर्डिनेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग सब की बात बताई जाती है। तो अगर हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, तो ये लगभग 25 साल पहले बनाया गया था इस काउंसिल को, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ टास्क फोर्स विच वाज हेडेड बाय केसी पंत इन 1999, ठीक है। और इसको हेड करने वाले प्रधानमंत्री, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ये सब भी शामिल होते हैं। और आप समझिए कि इट्स लाइक थिंक टैंक इन द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, कि भाई नेशनल सिक्योरिटी को कैसे प्रमोट करे, क्या गोल ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इन सब पर चर्चा होती है। यहाँ पर 3 टीयर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, बट नो नीड टू गो इन द डेप्थ, इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक खत्म। अब चलते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ, सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिग्नेटरीज। अब ये कंटेक्स्ट इसलिए निकल कर आया है बिकॉज इन द यूएस देयर वाज ए इंसिडेंट कि जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उस पर अटैक किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है इस बार के इलेक्शन में भी। तो ये अटैक कैसे हो गया? सुरक्षा चूक हो गई। तो इस प्रकार की घटना भारत में भी तो हो सकती है। तो भारत में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, इस टॉपिक पर यहाँ चर्चा होगी, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट है हमारे इंडियन डिग्नेटरीज के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पद पर है, लाइक मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स एंड इवन सर्टेन पर्सनालिटी हु हैव हायर अचीवमेंट्स, उसके लिए भी। तो एक तो आ जाता है आपका जो ऑफिशियल पोजीशन पर है उनके लिए क्या सिक्योरिटी का इंतजाम है। तो जो ऑफिशियल पोजीशन पर है, लाइक यूनियन मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, तो उनको पोजिशनल या स्टेट्यूटरी सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। एंड क्यों दिया जाता है? ताकि वो इम्पार्शियल डिसीजन मेकिंग करे। अगर आपको जीवन का एक खतरा रहेगा तो फिर आप कुछ मुद्दे पर अपना सही जजमेंट नहीं दे सकेंगे, क्योंकि आपको डर लगा रहेगा कि भाई कहीं हमने उल्टा डिसीजन दे दिया जो उसके फेवर में ना रहे, तो फिर तो हम तो गए काम से। तो इसीलिए आपका ये सिक्योरिटी देने का कंसेप्ट होता है, ओके। और
एक है आपका थ्रेट परसेप्शन, यानी कि अगर किसी को धमकी मिली है कि भाई मार देंगे या फिर कुछ कर देंगे, तो ऐसे में जो इंडिविजुअल्स है, इसमें आपके जो कॉमन सिटीजन्स है उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है, ठीक है। और ये तब दिया जाएगा जब प्रॉपर थ्रेट असेसमेंट के बाद पता चलेगा कि हाँ सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी टू एन इंडिविजुअल लाइज प्राइमरली विद द स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन। एंड जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री विजिट कर रहे हैं किसी स्टेट में, तो फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जो काम होगा वहाँ पर स्टेट का भी रोल होगा, तो ये चीज़ भी है। तो दो चीज़ हो गई। उसके बाद जो सिक्योरिटी यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, वो बेसिकली कुछ गाइडलाइंस पर आधारित होती है, जैसे ब्लू बुक, येलो बुक, ठीक है। और ये जो गाइडलाइंस प्रिपेयर किया जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ब्लू बुक्स के अंतर्गत किसे सिक्योरिटी दी जाती है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और फिर है आपका येलो बुक। येलो बुक में अदर इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, और इसमें आपके कॉमन सिटीजन्स भी आ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जिनको अगर खतरा है तो उसके लिए प्रॉपर असेसमेंट के बाद ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। आपने नाम भी सुना होगा, जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, वाई प्लस वाई सिक्योरिटी, ये सब है। तो आप देख सकते हैं प्राइवेट सिटीजन्स कैन ऑल्सो अवेल दिस सिक्योरिटी, पैसे देने पड़ेंगे, फीस देने पड़ेंगे। और अगर हम बात करें सिक्योरिटी कवर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो उनके लिए तो एक आप देखते हैं कि एसपीजी ग्रुप होता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जो कि आपका 1988 में बनाया गया था स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के तहत। कारण क्या था, क्योंकि आपको भी पता है 1980s के दौरान काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट था टू द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, और दो प्राइम मिनिस्टर की तो एसेसिनेशन भी हुई, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका एसपीजी ग्रुप भी बनाया गया था। इट्स एन आर्म्ड फोर्स, एंड ये प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हो या फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हो, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए आप देखते हैं कि अगर कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो कहीं जा रहे हैं, तो उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एसपीजी के द्वारा, और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी। और जो आपका प्रोक्सीमेट सिक्योरिटी का मतलब होता है कि भाई रोड पर चल रहे हैं, रेल गाड़ी में चल रहे हैं, एयरक्राफ्ट में चल रहे हैं, तब भी सिक्योरिटी आपको मिलेगी, ठीक है। और फिर एक होता है कि प्राइम मिनिस्टर को एक तो एसपीजी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, दूसरी बात है कि अन्य अथॉरिटीज भी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, जैसे स्टेट, ठीक है। लेट्स से पीएम इज ट्रेवलिंग टू एनी स्टेट, तो उस स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरऑल सिक्योरिटी को इंश्योर करे, और उसके लिए इंटेलिजेंस गैदरिंग, रूट क्लियरेंस, ये सब काम में करते हैं, ओके। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, होप यू अंडरस्टूड। तो ये आपका आर्टिकल था। अब चलते हैं शॉर्ट्स आर्टिकल की तरफ। एक है आपका आईटी डिसरप्शंस एंड इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल सर्विसेज। आपने देखा होगा कि जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज है वो सडन ब्लॉक हो गई थी कुछ एक आध महीने पहले, और उसके कारण बहुत सारे सर्विसेज जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड कर रहे थे एयरपोर्ट्स पर, ठीक है, या फिर बैंकिंग सर्विसेज या फिर पावर सर्विसेज, तो वो सब कहीं ना कहीं काम करना बंद किया गया था। तो इससे ये भी एविडेंस होता है कि भाई बाहर की टेक्नोलॉजी पर हम ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं रह सकते। ये एग्जांपल आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर लेट्स से कि कुछ सिक्योरिटी या फिर टेक्नोलॉजिकल ब्रीच हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक लेवल पर तो पड़ सकता है, और साथ के साथ सिक्योरिटी लेवल पर भी पड़ेगा, और सोशल लेवल पर भी पड़ सकता है। जैसे आप समझिए कि भाई रेड लाइट का सिग्नल होता है, ठीक है, अब वो ऑटोनोमस है, अब कुछ साइबर ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई उसमें, और लाल के जगह पर अचानक पीला या दूसरा सिग्नल जलने लगे, तो गाड़ियों का टक्कर भी तो हो सकता है, खासकर तब जब हम स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ जा रहे हैं। तो इस एंगल को भी आप ले सकते हैं। तो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ आईटी आउटरेजेज इन क्रिटिकल सर्विसेज, तो एक तो इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट का नुकसान, बिजनेस जो क्लाउड सर्विसेज पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो उसका भी शट डाउन हो सकता है। फॉर एग्जांपल
जो आपके व्हाट्सएप है या सोशल मीडिया के चैट्स हैं वो क्लाउड्स पर डॉक्यूमेंट्स और जो भी आपके मीडिया है वो स्टोर होते हैं। फिर से कल को उसका सर्वर खराब हो गया तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर आपने मोबाइल चेंज किया, कुछ चेंज किया तो। और इसका एक केस स्टडी आपको जरूर याद रखना है कि 2021 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आउटरीच देखने को मिला था। लगभग 4 घंटे तक ये एनएसई काम नहीं किया था। उसके बाद हेल्थ केयर में भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल टेलीमेडिसिन सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगी, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स अगर एक्सेस करना है नहीं हो पाएगा। और इसका भी एक केस स्टडी है 2017 का वेनाक्राई रैंसमवेयर अटैक, ये आपने सुना भी होगा, जो बहुत सारे देशों को प्रभावित किया। और खासकर यूके में क्या था कि वहाँ के जो हॉस्पिटल्स हैं जो कंप्यूटर से कनेक्टेड थे तो वो ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे अपने सिस्टम को। और इसके कारण क्या है कि जो अपॉइंटमेंट था लोगों का जिसको मिलना था डॉक्टर से, वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ा। समझ रहे हैं आप। उसके बाद गवर्नमेंट एंड सिक्योरिटी, फॉर एग्जांपल 2020 साइबर सिक्योरिटी ब्रीच ऑफ कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। अभी ये कहाँ पर है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद है आपका वल्नरेबिलिटी ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या खतरा है। तो एक तो ये है कि भारत बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दूसरे देशों पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर कभी को सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया या फिर उस सॉफ्टवेयर में बग आ गया तो फिर भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। और फिर आप देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि डिजिटल सर्विसेज तो हम बहुत सारी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे पॉपुलेशन यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो बहुत कम है। आप यहाँ पर डाटा यूज कर सकते हैं 38% ऑफ द हाउस होल्ड इन इंडिया डिजिटली लिटरेट ओनली। और ये आपका डाटा है सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन का। तो आप समझिए कि क्या इसका इम्पैक्ट होता है कि आप अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर रहे हैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद तो फटाफट 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 आपका एग्रीमेंट हो जाता है ना। और कभी कभी वायरस अटैक हो जाता है तो कैसे उसको मिटिगेट करना है पता भी नहीं चलता है। तो ये सब डिजिटल इलिटरेसी का जो है कारण है, मतलब डिजिटल इलिटरेसी के कारण है, सॉरी। ठीक है, उसके बाद है आपका कि क्या मेजर्स लिए गए हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एक तो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर क्या है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, लंबा चौड़ा नाम है, CERT का नाम याद रख सकते हैं। ये है आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, CERT। उसके बाद लीगल लेवल पर आपको पता है डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में इसको लागू कर दिया गया। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है ही। उसके बाद पॉलिसी लेवल पर नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013। उसके बाद चलते हैं अर्बन नक्सलिज्म की तरफ। अब थोड़ा सा नक्सलिज्म को समझेंगे पहले। तो कंटेक्स्ट क्या है, तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सेफ्टी बिल 2024 ये इंट्रोड्यूस किया है। अब ये बिल ही है, पास होगा तभी एक्ट बनेगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अर्बन एरियाज में यानी कि महाराष्ट्र के कुछ कुछ इलाके में जो नक्सलिज्म की घटना देखने को मिली उसको रोकने के लिए ये आपका बिल लाया गया है। क्या कुछ प्रोविजंस हैं, फॉर एग्जांपल जो सस्पेक्ट्स हैं जो अर्बन नक्सलिज्म में इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर लोगों को भड़का सकते हैं फॉर डिसओबीडियंस ऑफ द लॉ, है ना, तो फिर उन पर एक्शन किया जाएगा। और साथ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसको अनलॉफुल भी डिक्लेयर किया जा सकता है अगर इस प्रकार की गतिविधियों में पाया जाता है। कौन इसको डिक्लेयर कर सकता है अनलॉफुल, तो ये पावर DM या फिर पुलिस कमिश्नर को भी दी गई है और प्रोसिक्यूशन भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप समझिए कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अनलॉफुल डिक्लेयर होना है अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, तो उसके अंतर्गत अगर प्रोसिक्यूशन करना है, सजा दिलवाना है, तो सेंटर या फिर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा। ये बेसिक चीज़ है। तो जो आपका नक्सलिज्म है ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप समझिए कि इसकी मेन विचारधारा ये होती है कि भाई स्टेट जो है वो
हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, स्टेट हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है, स्टेट से हम हार गए हैं, तो चलो स्टेट के खिलाफ लड़ाई छेड़ते हैं। बेसिक चीज़ यही है ना। तो जो नक्सलिज्म का कंसेप्ट है वो आपका 1967 में एक अपराइजिंग्स हुआ था नक्सल वाली इलाका इन वेस्ट बंगाल, वहाँ से ये शुरू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे इसका आइडिया डिफरेंट राज्यों में भी फैला, तो फिर नक्सलिज्म का ग्रोथ हुआ, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का ग्रोथ हुआ। और आप देखते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का जो रीजन है वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। एंड हालांकि कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है अर्बन नेशनलिज्म का, लेकिन आप ऐसा समझिए कि ये भी क्या है कि जो नक्सलाइट्स हैं वो जो अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं अर्बन एरियाज में, तो उसको अर्बन नक्सलिज्म करेंगे। ये डेफिनेशन तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नक्सलाइट एक्टिविटीज में क्या क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया ओवर द ग्राउंड वर्कर्स का कंसेप्ट सबसे पहले आर्टिकल में, वो भी ये करते हैं, जैसे लॉजिस्टिकल सपोर्ट टू द अंडरग्राउंड स्क्वायर्स, या फिर युवाओं को बहकाना भड़काना, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और ये सब तो हो गया, और क्या बचा है, बस यही है। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, सेवेक्स टू न्यू एक्सप्लोसिव फॉर्मुलेशन। उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन नेवी ने एक न्यू एक्सप्लोसिव को सर्टिफाइड दिया है, सर्टिफिकेशन दिया है, जिसका नाम है सेवेक्स टू। हालांकि स्टेट पीसीएस सब में कभी कभी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछ देता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो सेवेक्स का फुल फॉर्म है आपका सेवेक्स नहीं, ये जो आपका HMX है, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। और TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये भी एक एक्सप्लोसिव है जो वेरियस मिलिट्री शेल्स, बॉम्ब्स, ग्रेनाइड्स इन सब में यूज होता है, बस। उसके बाद है आपका नेक्स्ट रुद्रम वन, ये आप याद रख सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो कंटेक्स्ट क्या है, इंडिया ने फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम वन को टेस्ट फायर किया है। अब ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स है अगर हम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि आपको पता है चारों तरफ से हम इनसिक्योरिटी से घिरे हुए हैं, खासकर जो एग्रेसिव नेबरहुड है हमारा। तो हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना पड़ेगा, और इस दिशा में काफ़ी ज़्यादा कार्य भी हो रहा है, जिसमें से एक रिसेंट एग्जांपल है आपका रुद्रम वन का। तो रुद्रम वन जो है आपका एक तो एयर टू सरफेस मिसाइल है, यानी कि हवा से जमीन पर यानी कि सरफेस पर मात करने वाला मिसाइल है। DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर इसे डेवलप किया। तो लॉन्च प्लेटफॉर्म क्या है इसका, कहाँ से लॉन्च किया जा सकता है, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट। ये जो सुखोई फाइटर जेट है ना, वही तो मैंने आपको बताया एयर टू सरफेस, तो सुखोई हवा में रहेगा, वो ज़मीन पर मात करेगा, ठीक है। इसमें GPS से लेस है, ये सब बेसिक बातें हैं। रेंज आपको ध्यान रखना है कि आपका हाइट जो है 500 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक का हाइट रेंज हो सकता है, और इट कैन हिट द रेडिएशन इमिटिंग टारगेट्स विद इन 250 किलोमीटर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद है आपका जोरावर टैंक। DRDO ने एक प्रोटोटाइप अनेबल किया है फॉर द कंट्रीज इंडिजीनियस लाइट जोरावर टैंक। तो टैंक मतलब जो आपका मिलिट्री में टैंक यूज होता है वही है, बस ध्यान रखना है कि जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO एंड प्राइवेट सेक्टर फॉर्म L&T। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, AI से लेस है। उसके बाद इसको काफ़ी जल्दी डिप्लॉय किया जा सकता है, लोकेशंस पर मैन्यूवरिंग किया जा सकता है आसानी से माउंटेनियस रीजन पर, ठीक है। और ये दलदल में भी काम कर सकता है, एम्फीबियस है ना। एम्फीबियस मतलब जो आपका पानी और लैंड का जो मिक्सर वाला जो कंडीशन बनता है, ठीक है। उसके बाद है कुछ एक्सरसाइजेज इन न्यूज। तो एक तो आपका नोमैडिक एलिफेंट है, विच इज़ ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन आर्मीज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया। ये ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ, मेघालय में। एक्सरसाइज मैत्री, तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिया और थाईलैंड, ठीक है। उसके बाद है रिम्पैक एक्सरसाइज, और ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटरनेशनल मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें बहुत सारे देश जो है पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया। और ये कहाँ पर हुआ, हवाई, जो कि USA का एक वोल्केनिक आइलैंड है। उसके बाद एक्सरसाइज फ्रीडम एज, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बाद है आपका एक्सरसाइज पिच ब्लेंड, और यहाँ जो हुआ है आपका ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया, हर 2 साल में होता है। उसके बाद एक्सरसाइज टाइगर कवच, और ये आपका आंध्र प्रदेश के कोस्ट पर हुआ है। इसमें जो भी आपके इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, मेरीटाइम पुलिस, फिशरीज, कस्टम्स एंड अदर ने सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये आपका पूरा सिक्योरिटी का टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक सोशल इश्यू पर। तो अगर आपको चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा हैवी लग रही है तो थोड़ा पानी वानी पी के आए, वीडियो पॉज करके फिर से रिजुवनेट होकर आए, फिर से वीडियो देखें, अस्थिर अस्थिर से देखें, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और यू विल एंजॉय द सेशन। तो कैसा लग रहा है मित्रों आपको ये सेशन ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी बेनिफिट पा सके इन सब चीज़ों का। चलिए अब चलते हैं सोशल इश्यूज़ पर। ओके, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है इंडिया का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। कंटेक्स्ट आप समझ ही गए होंगे, जो भारत ने इस बार ओलंपिक में परफॉर्मेंस दिया, पिछले ओलंपिक के मुकाबले उतना ज़्यादा सही नहीं रहा। हालांकि आप ये भी ऑब्जर्व करते होंगे कि पिछले 10 सालों से स्पोर्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और यूपीएससी ने स्पोर्ट्स पर क्वेश्चन भी पूछे हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो गया, परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही। क्या हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर प्रोग्रेस होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं? क्या दिक्कतें हैं उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आप समझिए, इस चीज़ को फैक्ट भी याद रख सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाता है। तो इंडिया की जो टोटल ओलंपिक रैंकिंग है इन टर्म्स ऑफ मेडल, जो पहले 48 पोजीशन 2020 टोक्यो ओलंपिक्स हुआ था, अभी आपका 71st पर अटक गई है, जो कि आपका लेटेस्ट पेरिस ओलंपिक समाप्त हुआ, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ चले गए हम, 48 से 71, जो कि मतलब सैड न्यूज है, दुख की बात है। और अगर हम बात करें फर्दर डिटेल की, तो भारत ने इस बार के पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीते, एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। पिछले बार भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, एक गोल्ड मेडल, ये आपको पता होगी। तो ये भी एक सेटबैक आ गया, ठीक है, नो गोल्ड मेडल। अगर एक गोल्ड मेडल जीतते तो फिर रैंकिंग और अच्छा आ जाती, ओके। और जो पिछले ओलंपिक्स में 7 मेडल हमने जीते थे, एक गोल्ड जीता था जिसमें। उसके बाद ये आप देखिए कि ये जो डिप देखने को मिला, इट हाईलाइट द गैप इन इंडिया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, हमने आपको बताया ही। अब बात करते हैं इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम के बारे में, लेकिन उससे पहले एक बात आप समझिए कि स्पोर्ट्स आप देखे होंगे कि बस मनोरंजन के लिए हमारे देश में उस एंगल से देखा जाता है कि चलो बोर हो रहे हैं तो कुछ खेल लो, लेकिन इसको एक प्रकार से एज ए करियर के रूप में बहुत ही कम लोग देखते हैं। जबकि पॉपुलेशन हमारे देश का कितना है, 140 करोड़ के आसपास, लेकिन जब टैलेंट को हंट करने की बात आती है तो बहुत ही कम आगे नजर आते हैं, है ना। कुछ गिने चुने स्पोर्ट्स हैं जहाँ पर लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, बाकी सब स्पोर्ट्स को तो पीछे ही छोड़ देते हैं। जैसे क्रिकेट सब में देख लीजिए, है ना, उन सब में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखता है, लोगों का भी इंटरेस्ट दिखता है, लेकिन अन्य स्पोर्ट्स में हम लोग और पीछे हैं। और एक चीज़ें भी फेमस है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। हो सकता है आपने ये सुना होगा। तो इससे क्या इंडिकेशन होता है कि नहीं भाई, खेलकूद तो सही चीज़ नहीं है। तो ये मानसिकता अगर जब तक माइंड में रहेगी तो हम स्पोर्ट्स के कल्चर में आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब आप समझिए कि भारत वैसे इस पिछले 10 साल में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा दे रहा है। जैसे अभी फिलहाल आप देखिए कि जो 2036 का ओलंपिक है, भारत पूरा कोशिश कर रहा है कि वो भारत में होस्ट हो, है ना। और साथ के साथ 2036 तक भारत टॉप 10 स्पोर्ट्स नेशन बनने के टारगेट रखे हैं, और 2047 तक टॉप 5। तो ये आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक आध क्वेश्चन तो मुझे लगता है स्पोर्ट्स के कल्चर पर आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है ना। तो अगर हम बात करें इंडिया के स्पोर्टिंग इकोसिस्टम की, तो पहला दिक्कत कहाँ पर आता है, स्पोर्ट्स जो है स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर आपको सजेशन लिखना तो इसको कंकरेंट में डाल दिया जाए, इस प्रकार का सजेशन लिख सकते हैं। तो जो भी आपका प्रमोशन डेवलपमेंट की जिम्मेदारी है स्पोर्ट्स की, वो किस पर मोस्टली रिलाई करेगी,
स्टेट के ऊपर, और स्टेट के पास फंड नहीं है, एक ये बात होती है। और जो भी फर्दर प्रोग्रेस होना है टैलेंट हंट सबका, उन सब में भी दिक्कत आ जाता है स्टेट को। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी मदद करती है लेकिन इनडायरेक्टली, स्टेट को एड देकर, फाइनेंशियल एड देकर, ठीक है, कभी कभी टैलेंट हंट प्रोग्राम चलाकर। लेकिन एक बात ये है कि जो स्पोर्ट्स के सिग्निफिकेंस की बात करें तो एक तो रेवेन्यू जनरेशन करेगा ही, और दूसरी बात कंट्री की जो सॉफ्ट पावर है उसको भी वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइट करता है कि अगर कोई देश स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फिर जो दूसरे देश हैं वो हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, पीपल टू पीपल टाइज बढ़ सकता है, लोगों के इमोशन जुड़ सकते हैं, है ना। तो ये सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन इसके साथ साथ आप समझिए कि जो डेवलपमेंटल प्रोग्रेस भी करता है। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स कल्चर पनप रहे, तो जो विद्यार्थी हैं स्पोर्ट्स के फील्ड के वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और अगर कोई होस्टिंग होती है इंडिया में तो पैसे आएंगे, रिसोर्सेस मोबिलाइज होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, स्पोर्ट्स एकेडमी डेवलप होगी, तो ऐसी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन फिर भी आप देखिए दिक्कत क्या है, ओनली अराउंड 6% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन पार्टिसिपेट इन द स्पोर्ट्स। 140 करोड़ में मात्र 6%, ठीक है, यहाँ पर एक कमी है। जबकि जापान की बात करें 60% है, आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो चैलेंजेज क्या है इन द इंडिया जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, एक तो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन इश्यू है, और दूसरा है आपका रिसोर्स कंस्ट्रेंट। उसके बाद आप देखिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट में आप देखिए एक चीज़ होती है कि भाई पैसे ज़्यादा नहीं एलोकेट हो रहे हैं बजट में, और दूसरा क्या है कि अगर पैसे एलोकेट भी हुए तो वो अंडर यूटिलाइज रह जाते हैं। और ये आप केस स्टडी डाल सकते हैं, खेलो इंडिया स्कीम सिर्फ 318 करोड़ खर्च कर पाए आउट ऑफ द 500 करोड़ एलोकेटेड इन 2019-20। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप आ जाता है डिफरेंट स्टेट में, जैसे बिहार झारखंड में कहीं कहीं पर तो स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, स्पोर्ट्स एकेडमी ही नहीं है। बिहार में तो अभी बन रही है, तो समझिए कि कितना पीछे है। और फिर गवर्नेंस इश्यू भी आ जाता है। बहुत बार क्या होता है कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं, है ना, उसको हेड करने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, तो फिर यहाँ पर करप्शन, अनएथिकल कंडक्ट की खबरें आ जाती है। इसका केस स्टडी भी है। जनवरी 2023 में बहुत सारे ओलंपिक मेडलिस्ट ने एक्यूजेशन या आरोप लगाया था जो आपके उस समय के रेस्टलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके प्रेसिडेंट के ऊपर सेक्सुअल हैरासमेंट का, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही थी, ठीक है। उसके बाद मिस मैनेजमेंट ऑफ एथलीट्स, यानी कि जो एथलीट्स है कभी कभी अपने हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसका एक कंटेक्स्ट आप देख सकते हैं कि अभी रिसेंट पेरिस ओलंपिक्स में जो आपके विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, ठीक है, वो किस लिए हो गया, बिकॉज उनका जो वेट है 100 ग्राम से ज़्यादा था एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड, ठीक है। नहीं तो गोल्ड मेडल आता या फिर सिल्वर मेडल आ सकता था, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और भी बाकी चैलेंजेस हैं लाइक स्पोर्ट्स अपॉर्चुनिटी की कमी होना, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होना, कोचिंग स्टाफ, जेंडर डिस्पैरिटी भी एक समस्या है ना। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, जेंडर डिस्पैरिटी ये स्पोर्ट्स में भी होती है। तभी तो आप देखते हैं कि जो वुमेन्स टैलेंट हंट होता है वो ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि नेबर का रेस्ट्रिक्शन, सोसाइटी का रेस्ट्रिक्शन, कभी कभी पेरेंट्स राजी नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो क्या कुछ इनिशिएटिव लिया गया है टू प्रमोट स्पोर्ट इकोसिस्टम इन इंडिया। एक तो बजटरी सपोर्ट बढ़ाया गया है पिछले 10 सालों में। फिर खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया जा रहा है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यानी कि कीर्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। फिर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है उसको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में प्रायोरिटी दी गई है। फिर नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड स्कीम है, वन स्कूल वन स्पोर्ट पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चला रही है सैनिक स्कूल में, ताकि कम से कम एक स्कूल से एक स्पोर्टिंग डिसिप्लिन कि भाई हाँ ये जो स्कूल है इस स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है तो इसको नर्चर करो, ठीक है। उसके बाद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रिडिक्ट द एस्पायरिंग एथलीट जो आगे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रख सकते हैं टू गेट गोल्ड मेडल, ठीक है। और फिर अगर हम बताएं कि आगे क्या
किया जा सकता है टू स्ट्रेंथन इंडिया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम। तो माइंडसेट चेंज करना जरूरी है, मैंने इनिशियली आपको बता ही दिया है। फिर जो टैलेंट पूल है उसको बढ़ाना होगा, जो यंगर टैलेंट है उसको न्यूरिश करिए, है ना, ताकि वो शुरू से ही स्पोर्ट्स के तरफ फोकस्ड रहे और फिर जब उनकी बारी आए तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे। चाइना में यही तो होता है, शुरुआत से नर्चर किए जाते हैं, है ना, और जब तक वो एलिजिबल हो जाते हैं गेम के लिए तब तक वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड हो जाते हैं, तो मेडल भी जीतते हैं। ठीक है, कम्युनिटी बेस्ड स्पोर्ट्स को इनकरेज किया जा सकता है। न्यूट्रिशनल सपोर्ट तो मजबूत करना ही पड़ेगा, और जो सोशल बैरियर, जेंडर इनइक्वलिटी जैसी समस्या है उसको दूर करना पड़ेगा। और एक कंसेप्ट है वन पंचायत वन प्ले ग्राउंड, जो कि केरला गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है, तो उस कंसेप्ट को अन्य राज्यों में लगाया जा सकता है। फिर आपका वन स्टेट वन स्पोर्ट पॉलिसी, कि भाई एक स्टेट से एक बढ़िया जो स्पोर्ट्स है उसको आइडेंटिफाई करो, जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स हो सकते हैं, और उसको प्रमोट किया जाए ताकि उसमें जो लोग हैं, स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट करें और इंटरेस्ट डेवलप करें। ठीक है, और एक कंसेप्ट है लोकलाइज्ड स्पोर्ट्स, मेगा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए विलेज में इन द सेंस ऑफ रूरल ओलंपिक। ओके, उसके बाद गवर्नेंस स्ट्रक्चर मजबूत करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको कम करनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी। साथ ही साथ कॉरपोरेट फंडिंग भी किया जा सकता है स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए, ताकि फंडिंग की इशू ना रहे। उसके बाद मल्टीपल डिसिप्लिन में सपोर्ट करनी होगी। लाइक आप समझिए कि एक होता है आईपीएल में, आईपीएल जब आप देखते हैं तो कितने लोग इंटरेस्ट आ जाते हैं सबके, लेकिन अगर बैडमिंटन है, फुटबॉल है, टेनिस है, उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा पाते, हम लोग खुद नहीं दिखा पाते। तो जैसे आईपीएल होता है उसी प्रकार से बैडमिंटन के लिए कुछ इसी प्रकार का सिस्टम हो, फुटबॉल के लिए हो, ताकि लोग की इंटरेस्ट बढ़े, जिज्ञासा बढ़े, और अकाउंटेबिलिटी लास्ट में बढ़ानी है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओलंपिक गेम्स की बात कर ले तो 1896 में इसकी शुरुआत हुई थी एथेंस ग्रीस में, और उस समय 14 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद से हर 4 साल में ये ओलंपिक्स होता है। आप देखिए, अगर 2024 में हुआ, फिर 2028 में, फिर 2032 में, फिर 2036 में। ओके, और जो मोटो है ओलंपिक का, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ओलंपिक फ्लैग, इसको हम चाहते हैं कि आप खुद ओलंपिक फ्लैग देखें। ठीक है, और जो पेरिस 2024 ओलंपिक हुआ उसमें 4 नए स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया गया, ये ध्यान रखना है, यूपीएससी ने पूछा है इस पर। ब्रेकिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग। ठीक है, और अगर कुछ डिस्प्यूट्स होती है, लीगल प्रॉब्लम्स आता है लेट्स से कि एथलीट्स को, तो उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स भी है, जो 1983 में क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो ये है आपका पूरा स्पोर्ट्स से रिलेटेड इवेंट्स। और इंडियन ओलंपिक्स की बात करें तो इंडिया पहली बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था 1900 में पेरिस में, और इंडियन प्लेयर्स को भेजे जाएंगे, उनको कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो उसके लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन भी बनाया गया था 1927 में, और सर दोराबजी टाटा वो प्रेसिडेंट भी बने थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका पूरा जो सोशल इशू है लॉन्ग कंसेप्ट वाला ख़त्म होता है। अब चलते हैं शॉर्ट्स वाले कंसेप्ट पर। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, 1-2 पेज है। फिर उसके बाद स्कीम का है होगा आपका यहाँ पर लेक्चर, फिर हम इन करेंगे कुछ मैप्स को देखकर। ओके, सो द टॉपिक इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जाती हैं, बच्चों को वैक्सीन दिया जाता है, तो हमारे देश में क्या कवरेज है, क्या स्टेटस है, क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं इन इम्यूनाइजेशन, वो सब हम देखेंगे। कंटेक्स्ट यही है कि WHO ये यूनिसेफ एस्टिमेट्स ऑन नेशनल इम्यूनाइजेशन कवरेज ये रिलीज हुआ। कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ डाटा इंपॉर्टेंट है जो आप मेंस के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो ग्लोबल लेवल का डाटा आप देखिए कि लगभग 50% ऑफ द अनवैक्सीनेटेड चिल्ड्रन वो 31 कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज में रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई जहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वहाँ पर जो चिल्ड्रन है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, नॉट ओनली ड्यू टू वॉर और द इनस्टेबिलिटी बट ऑल्सो द प्रोटेक्शन एब्सेंस विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज। ओके, और अगर हम बात करें इंडिया के बारे में क्या कुछ डाटा अपलोड हुआ है, तो आप देखिए जो 2023 है उसमें लगभग 1.6 मिलियन चिल्ड्रन ने क्रूशियल DPT वैक्सीन और मिसल्स वैक्सीनेशन ये
नहीं ले पाए, जबकि ये सब दिए जाते हैं अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया। और उसके साथ साथ क्या है कि जो सर्विकल कैंसर है भारत में सबसे दूसरा ज़्यादा हाईएस्ट सर्विकल कैंसर के केसेस मिलते हैं। ठीक है, तो भारत इसमें भी पीछे है, जबकि सर्विकल कैंसर के वैक्सीनेशंस उपलब्ध हैं। ओके, ये कुछ डाटा है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल इम्यूनाइजेशन स्टेटस इन इंडिया, तो इम्यूनाइजेशन कवर करवाने के लिए 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ठीक है, ताकि कुछ ऐसे वैक्सीन हैं जो इसेंशियली दिए जाएं बचपन में बच्चों को। आप देखते होंगे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके 1 मंथ बाद से ही या फिर जन्म के बाद से वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, बहुत सारे वैक्सीन दिलवाए जाते हैं, कार्ड बनता है ना। तो वो आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष 2014 लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत क्या था कि जो बच्चे या फिर जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिल पाया तो उसको ढूंढ कर वैक्सीनेशन दिलवाना है। ठीक है, और फिर उसी का रिवैम्प्ड वर्जन था इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2023। और इसमें आप देखिए जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें 12 डिजीजेज कवर्ड हैं जिसके ऊपर वैक्सीन सुरक्षा दी जाती है। डीपीटी तो हमने बताया ही, डायपेथेरिया टेटनस। ठीक है, और फिर आपके जापानीज इंसेफेलाइटिस, मेसल्स, रूबेला, ये सब हैं जो आप एक बार देख सकते हैं फॉर द प्रीलिम्स। और फिर अगर हम बात करें क्या कुछ चैलेंजेस जो इम्यूनाइजेशन को लेकर फेस करता है भारत, एक तो रिसोर्सेज की कमी है, लाइक मेन पावर, जो ट्रेन मैन पावर की ज़रूरत है हर जगह पर वो उपलब्ध नहीं होते। तो कभी कभी जो वैक्सीनेशन देने वाले हैं वो गलत जगह पर भी दे देते हैं, जिस कारण बच्चों की इन्फेक्शन भी हो जाती है और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद वैक्सीनेशन स्टोरेज को लेकर जो कैपेसिटी है इंफ्रास्ट्रक्चर उसकी भी कमी है, हर जगह प्रॉपर वैक्सीन स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन होते हैं इनको स्टोर करने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर की कंडीशन चाहिए, है ना। उसके बाद लैक ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब ये है कि चलिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम तो चलाई जाती है, लेकिन वो तब दी जाएंगी जब आप खुद जाएंगे वैक्सीनेशन करवाने के लिए, है ना। अगर आप नहीं गए तो आपको वैक्सीनेशन नहीं होगा। ठीक है, डोर टू डोर वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत ही रेयर है इंडिया में। हालांकि पोलियो के लेकर आप देख सकते हैं कि वो डोर टू डोर ड्राइव होता है, तो इस टाइप से हर वैक्सीन के लिए नहीं है। उसके बाद सेंट्रलाइज रिकॉर्ड सिस्टम की कमी है। एंड फिर है आपका WHO टैबैको सेसेशन गाइडलाइन, यानी कि WHO ने एक गाइडलाइन निकाला जिसके तहत जो भी व्यक्ति टैबैको को छोड़ना चाहते हैं तो वो किस तरीके से छोड़ सकते हैं, ये गाइडलाइन आपको बताता है। ठीक है, तो कंटेक्स्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ डाटा इम्पॉर्टेंट है, जैसे ये पता चलता है कि भाई ये जो नशा वाले जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं और उसको टैकल करने की ज़रूरत है। आप देखिए नियरली 750 मिलियन टबैको यूजर्स जो टबैको को क्विट करना चाहते हैं लेकिन वो क्विट नहीं कर पाते हैं। तो टोटल टबैको कंजम्पशन करने वाला लोग कितना है, तो टोटल टबैको कंजम्पशन करने वाला अगर दुनिया भर में बोले तो अप्रॉक्स 125 करोड़ टबैको यूजर्स हैं। ठीक है, और रीजंस क्या है, इनएफिशिएंट हेल्थ सिस्टम, लैक ऑफ रिसोर्सेस, ये सब है। और अगर हम बात करें रिकमेंडेशंस की जो दी गई है WHO की तरफ से, तो मेडिकेशन एंड बिहेवियरल इंटरवेंशन, ये आपकी बातें बताई गई। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। क्या ध्यान रखना है आपको कि ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है इट्स रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन एंड एसोसिएटेड एजेंसी, जिसमें आपके बहुत सारे एजेंसी आ जाते हैं बट वी नॉट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस एजेंसी। ठीक है, सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको कि जो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन का क्या स्टेटस है इंडिया में। तो आप देखिए इसमें एक हाईलाइट की गई है कि जो SDG गोल 2 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 दैट टॉक्स अबाउट जीरो हंगर, तो वर्ल्ड उससे अचीव नहीं कर पाएगा, ये आपका रिपोर्ट में आया है। उसके साथ साथ ये भी बात बोली गई है कि
11 लोगों में से एक लोग जो हंगर या भूखमरी झेलते हैं ग्लोबली इन 2023। ठीक है, तो ये बात है। उसके बाद है आपका लास्ट आर्टिकल ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, और इसके अंतर्गत क्या है कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने इस इनिशिएटिव को, ऑपरेशन को लॉन्च किया था, जिसके तहत जो बच्चे हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है रेलवे प्लेटफॉर्म पर, या फिर जिनका किडनैपिंग कर लिया जाता है, शोषण करवाया जाता है, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है, तो उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए आपका ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया गया था। ओके, तो दिस कंप्लीट्स द आर्टिकल एंड उसके बाद हम चलते हैं कल्चर के टॉपिक पर, और कल्चर के बाद फिर आपका मैपिंग वाला सीरीज बचेगा, उसको हम कवर करके ख़त्म करेंगे। कल्चर में यही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि इसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। ठीक है, सो कंटेक्स्ट क्या है, असम का चैरिदियो मोइदम। पहली बात तो यही ध्यान रखनी है कि ये जो चैरिदो मोइदम है इसको यूनेस्को के तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, और ये जो शामिल किया गया है इसके लिए जो डिसीजन लिया गया 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी सेशन जो दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई थी, वहां पर आपका ये डिसीजन लेके इसको शामिल किया गया। ओके, और इसको कल्चरल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में रखा गया है ना, ये ध्यान रखना है। और पहली बार ऐसा है कि नॉर्थ ईस्ट का जो ये लोकेशन है, या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पहली बार किसी को कल्चरल कैटेगरी में डाला गया है। ओके, और अगर सिग्निफिकेंस की बात करें, वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर डिक्लेयर होता है कोई लोकेशन, तो एक तो ये है कि प्रिजर्वेशन एफर्ट्स और मजबूत हो जाएंगे, और अच्छे से फंडिंग मिलेगी, और मशीनरी इन्वॉल्व होगी फॉर द प्रोटेक्शन, तो हमारा जो कल्चर आइडेंटिटी है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, फाइनेंशियल एड भी मिलेगा। ठीक है, और इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो टूरिज्म है वो बढ़ेंगे इस लोकेशन पर, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पर अगर रिकॉग्नाइज है तो पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो कम्स टू व्यू दिस ब्यूटी। ओके, एंड अगर हम बात करें अब जो टोटल इंडिया की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई है वो 43 हो गई है, और 3 तो आपके असम में ही है, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, और एक अभी लेटेस्ट डिक्लेयर हुआ है वो। ओके, तो ये चीज़ है। फिर आप देखिए कि अन्य क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं 46 सेशन में। तो पहली बार आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है, पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी को होस्ट किया। ओके, पहली बार है ये, और इसमें कुछ इनिशिएटिव्स भी लॉन्च हुए, लाइक $1 मिलियन ग्रांट दिया जाएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर को फॉर सपोर्टिंग द कंजर्वेशन एफर्ट्स पार्टिकुलरली इन द ग्लोबल साउथ कंट्री। अब आप हमें बताइए ये जो ग्लोबल साउथ कंट्री है ये किसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, फिर कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट इंडिया और यूएसए के बीच साइन किया गया, ताकि जो कल्चरल प्रॉपर्टी है भारत की या यूएसए की एंटीक्विटी जिसको हम कहते हैं, तो उसकी इलीगल ट्रैफिकिंग ना हो, उसको रोका जा सके। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसके बीच एग्रीमेंट हुई है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च ऑन द टेंजेबल हेरिटेज। तो आप हमें बताइए कि टेंजेबल हेरिटेज और इनटेंजेबल हेरिटेज में क्या अंतर होता है। ओके, सो ये कवर कर लिए। अब चलते हैं हम बेसिक समझते हैं, और आपको एक अपडेट दे देते हैं कि कम से कम आपको जो न्यूज़ में यूनेस्को के लिस्ट है वो याद होने चाहिए। और इस बार आपने देखा भी कि यूपीएससी ने इस पर पूछा भी है क्वेश्चन, और क्वेश्चन इजी था, लेकिन अगर पढ़ के नहीं गए होंगे, रिवाइज करके नहीं गए होंगे, तो फिर क्वेश्चन कंफ्यूज भी क्रिएट किया था। तो अगर हम बात करें इस चैरिदियो मोइदम्स की, क्या है ये, तो एक प्रकार से आप गुफा टाइप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि एक घर टाइप का बनाया गया है, और थोड़ा सा माउंड टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब उठा हुआ स्ट्रक्चर है, और इसके अंतर्गत जो राजा महाराजा है ना, वो रहते थे। और ये आपके ताई अहोम डायनेस्टी
जो है वो इस जो आर्किटेक्चर है उसको बिल्ड करवाने में काफ़ी इनकी भूमिका रही है। और जो मोइद्दम है इट्स मीनिंग होम फॉर स्पिरिट, और ये हेवन अर्थ कंटिन्यूम यानी कि स्वर्ग और जो धरती है उसके बीच कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। बाकी ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो जो हम फैक्ट हाईलाइट कर रहे हैं बस उसे पढ़ें, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एज सच एक साइट को लेकर मेंस पर क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या कुछ फीचर्स हैं। तो इसमें एडवांस इंजीनियरिंग देखने को मिलती है, यानी कि जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, पहली बात तो ये। और यहाँ पर वाटर का इस्तेमाल किया गया टू प्रिवेंट एनी आर्किटेक्चरल डैमेज फ्रॉम द सेस्मिक इम्पैक्ट, यानी कि अगर भूकंप सब आता है तो उसका इम्पैक्ट स्ट्रक्चर पर ना पड़े, इसके लिए भी काफ़ी एडवांस इंजीनियरिंग का कंसेप्ट लगाया गया। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और इसमें एक चीज़ और जो रह गया है समझना, वो है आपका बुरंजिज। ये कीवर्ड आपको ध्यान रखना है। तो जो बुरंजिज है ये आपका क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो अहोम डायनेस्टी है, ठीक है, जो उनकी कहानियां हैं कि रूलर्स कौन थे, क्या डेवलपमेंट किया करते थे, उन सब के बारे में ये आपका बताता है बुरंजिज। ओके, और ये एक ऑथेंटिक सोर्स भी है इंफॉर्मेशन का अबाउट दिस रॉयल नेक्रोपोलिस लैंडस्केप, जो इसके बारे में बताता भी है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद अदर ब्यूरियल प्रैक्टिस जो भारत में किए जाते हैं, एक तो आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम देखते हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था, ऑब्जर्व किया गया कि जो डेड बॉडीज होते थे, जो अब इंसान मर जाते थे, तो उनको दफन किया जाता था। ठीक है, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। और कैसे हमें पता चलता है, तो बेसिकली जो कफिन है वो हड़प्पा में देखने को मिला, और उसके साथ साथ लोथल में कुछ एग्जाम्पल देखने को मिले जहाँ पेयर ऑफ स्केलेटन है, यानी कि मेल और फीमेल के स्केलेटन एक साथ दफनाए गए हैं, है ना। तो ये भी आपका कल्चर प्रिवलेंट था। तो अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या सिर्फ मेल या फीमेल सिंगल सिंगल दफनाए जाते थे, तो नहीं, पेयर में दफनाए जाते, पेयर में दफनाने का भी कहीं ना कहीं कल्चर था। और ये भी देखा गया कि जो डेड बॉडीज है उनके साथ ऑर्नामेंट्स रख दिए जाते थे, कुछ अन्य ऑब्जेक्ट्स भी रख दिए जाते थे, जो इंडिकेशन है कि ये जो लोग थे हड़प्पन वाले, ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जो आपकी मृत्यु है, मृत्यु के बाद भी जीवन है, और ये लोग जब ट्रांजिट करेंगे तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसी बिलीफ सिस्टम मौजूद थी। उसके बाद बात करते हैं मेगालिथ की। मेगालिथ भी एक आपका समझिए कि स्टोन कल्चर का पार्ट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ब्यूरियल स्टाइल देखें तो जो आपके डेड बॉडीज थे उनको दफनाया तो जाता था, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा सा विशाल पत्थर भी खड़ा कर दिया जाता था, तभी तो मेगालिथिक कल्चर का नाम पड़ा है। ठीक है, और जो आपके मेगालिथिक साइट्स हैं जो साउथ इंडिया में मिलते हैं, वहाँ पर ये भी देखा गया है कि भाई आयरन कल्चर से मिलते जुलते हैं, इसीलिए जो मेगालिथ के पीरियड है उसको आयरन एज भी कह दिया जाता है, क्योंकि आयरन का भी प्रेजेंस देखा गया। और यहाँ पर भी डेथ आफ्टर लाइफ, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ पर लोग विश्वास करते थे। ओके, और यहाँ पर भी जो भी सामान वामान है, मटेरियल्स है, उसको अटैच कर दिया जाता था विद द डेड बॉडीज। और ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, हीरा बैंकल जो कि मेगालिथिक साइट है इन द गंगावती तालुका, कोप्पल डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका, उसको अभी यूनेस्को के टेनेटिव लिस्ट में डालने का कंसिडरेशन चल रहा है। तो आप समझिए कि पहले टेनेटिव लिस्ट में डाला जाएगा, और जब टेनेटिव लिस्ट से अप्रूवल मिल जाएगी तब आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डाला जाता है। तो ये बात है। ओके, तो ये आपका हो गया। अब चलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में समझते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भारत में पहली बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन इंडिया में हुआ है, ये भी फैक्ट याद रखना है। तो जो ये कमेटी है ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंतर्गत इस्टेब्लिश की गई है, 17 सेशन ऑफ द यूनेस्को 1972। ठीक है, और 5 CS
इसका ऑब्जेक्टिव, यानी क्रेडिबिलिटी कंजर्वेशन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग करना, कम्युनिकेशन करना और कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट रोल है इसका, तो पहली बात तो ये कि किसी भी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में डालना है या नहीं डालना है, उसमें जो फाइनल से होता है इस कमेटी का ही होता है। और ये डिसाइड करता है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज फंड है जो दिए जाते हैं वेरियस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए, तो उसको कैसे खर्च करना है। ठीक है, और इस बात पर पूरा प्रोटोकॉल भी डिसाइड किया जाता है। और साथ के साथ ये भी देखा जाता है कि कोई अगर वर्ल्ड हेरिटेज डेंजर में है और अगर वो वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में है, तो उसको अगर लिस्ट से बाहर करना है तो वो भी ये डिसाइड करेगा, या फिर लिस्ट के अंदर करना है तो भी वो डिसाइड करेगा। ओके, मेंबर्स की बात करें तो टोटल 21 आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। और चुने कैसे जाते हैं, तो आपका यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो चुन के भेजते हैं 6 सालों के लिए। और इंडिया भी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सदस्य रहा 2021 से 25। हालांकि ये तो 5 साल ही होता है, लेकिन वॉलेंट्री बेसिकली मेंबरशिप हटाया जा सकता है, यानी कि भारत अगर चाहे कि नहीं 6 साल के बदले हम 2 साल ही करें, 3 साल ही करें, तो भारत स्किप कर सकता है। बात ये, तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो कंटेक्स्ट क्या है, यूनियन बजट 2024-25 में कुछ प्रोजेक्ट्स, कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए थे जो बनाए जाएंगे बिहार में। ठीक है, और जो बिल्ड किए जाएंगे कॉरिडोर्स किसके लिए, विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में है, और महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया, दोनों गया में ही है बिहार में। तो एक चीज़ तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि भाई पिलग्रिम कॉरिडोर होता क्या है और क्या सिग्निफिकेंस होगा, और कुछ बेसिक फैक्ट्स हम समझेंगे कि इन सब प्रोजेक्ट्स के क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम पिलग्रिम कॉरिडोर को समझते हैं। तो आपने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम सुना होगा। क्या होता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कि भाई यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है इंडस्ट्री सेटअप के लिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे रोड हो, चाहे ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म हो, चाहे सप्लाई चेन हो, तो वो सब हम प्रोवाइड कर दे ताकि इंडस्ट्री सिर्फ आए, इस्टेब्लिश हो और अपना काम शुरू कर दे, जिसको हम प्लग एंड प्ले कहते हैं, है ना। तो पिलग्रिम कॉरिडोर भी कुछ इस प्रकार से है, लेकिन वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं है। ये है कि भाई जैसे कोई पिलग्रिम साइट है, ठीक है, जैसे ये टेम्पल ही हो गया, अब इसके लिए पहुंचने के लिए रास्ते की ज़रूरत होगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए रास्ते पर, लाइटनिंग होनी चाहिए, ठीक है, और सिक्योरिटी होनी चाहिए, सर्विसेज होनी चाहिए, होटल्स होनी चाहिए, ताकि बस टूरिस्ट आए तो उसको परेशानी ना हो ढूंढने में, एसेस करने में, ट्रेवल करने में। तो इसलिए कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि टूरिस्ट फुटफॉल बढ़े, उसके साथ साथ इनकम भी बढ़ेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा और टूरिस्ट कल्चर डेवलप होगा। तो ये बेसिक थीम होता है आपका कॉरिडोर डेवलप करने का, है ना। और इसके अंतर्गत टेम्पल को भी रेनोवेट किया जाता है ना, डिजाइनिंग की जाती है, मॉडर्न डिजाइनिंग की जाती है। तो ये आपका पिलग्रिम कॉरिडोर के अंतर्गत आ जाता है और बिहार के लिए अप्रूवल दी गई है इस प्रोजेक्ट को। तो नाम तो याद ही रखना है कि कहाँ पर है ये, और महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में, वो तो वैसे भी सिग्निफिकेंट रखता है, ठीक है। और सिमिलर टाइप का कॉरिडोर प्रोजेक्ट पहले भी अनाउंस किया जा चुका है, जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो कि वाराणसी में है, और उसी से प्रभावित होकर ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है बिहार में भी लॉन्च किया गया है। तो हमने बेसिक आपको बता दिया कि क्या है आपका कॉरिडोर प्रोजेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य रहता है। कुछ फीचर देख लीजिए, एक तो ये होगा कि प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, यानी कि जो भी टेम्पल्स है अगर कुछ टूट फूट गए हैं तो उनको बढ़िया से रिस्टोर किया जाएगा, रेनोवेट किया जाएगा, ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़े और जो कल्चरल आर्किटेक्चर है उसको सेफगार्ड भी किया जा सके। और यहाँ पर डेवलपमेंट एंड हेरिटेज दोनों का मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरफ आपका हेरिटेज है, जो हमारा टेम्पल सब है ना, वो सब हेरिटेज हो गया, और फिर वहाँ पर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर जॉब जनरेट होगा, ठीक है, वो सब चीज़ें। उसके बाद विजिटर के एक्सपीरियंस तो इन्हेंस होंगे ही, और टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट होगा, स्टेट की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं इंडिया ने
लगभग 2.3 लाख करोड़ फॉरेन एक्सचेंज में अर्न किया सिर्फ टूरिज्म से। तो आप समझिए कि बाहरी लोग भारत में आ रहे हैं टूरिज्म के लिए, और अगर हम टूरिज्म को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो और ज़्यादा रेवेन्यू आने वाले समय में आएंगे। और ये जो डाटा है इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 का डाटा है, ठीक है। और ये आपका इंडिया का मेजर पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं, और आप याद रख सकते हैं, कभी कभी मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाएगा। जैसे माँ कामाख्या दिव्य परियोजना, ये आपका असम में है, ठीक है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। लेकिन क्या कुछ चैलेंजेज हैं एसोसिएटेड विद द पिलग्रिम कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। एक तो रिहेबिलिटेशन इशू, कि भाई कॉरिडोर बनाए जाएंगे तो लैंड एक्विजिशन किया जाएगा, है ना। तो उसके कारण जो लोग वहाँ पर रह रहे होंगे उसको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, कहाँ रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको वहाँ पर काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। जैसे एग्जांपल है कि जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 17 एकर्स ऑफ लैंड, उससे ज़्यादा ही एक्वायर करने किया गया था, डेट कवर द 5 विलेजेस, है ना। तो आप समझिए कि 5 विलेज में जो भी लोग होंगे उनका क्या हुआ होगा। उसके बाद जो हमारे नेबरिंग ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसको रिनोवेट किया जाएगा, उस सबको डिमोलिश कर दिया जाता है उसको रिनोवेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम रेनोवेट कर रहे हैं, बट एक ये भी बात तो है कि जो हमारा एंशियंट सिंबल है वो भी इससे इम्पैक्ट हो जाएगा, नष्ट हो सकता है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स भी रहती है कि अगर हम ज़्यादा कंस्ट्रक्शन प्रमोट करेंगे, जो भी आपके आर्टिफिशियल सर्विसेज दे रहे हैं जैसे रूम होटल जो भी है, उसके बाद रोड्स, तो लोकल इन्वायरमेंट को प्रभावित कर सकता है, पॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है, डिफॉरेस्टेशन, नेचुरल वाटर बॉडी जिसका डिसरप्शन हो सकता है, क्योंकि लोग आएंगे तो उसके साथ साथ खाने पीने का सामान भी आएगा, है ना, वो फिर फेंकेंगे, पॉल्यूशन होगा, वो भी एक चीज़ होती है। फिर है आपका अदर इनिशिएटिव फॉर द कल्चरल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन, एक है आपका प्रसाद स्कीम, उसके बाद है आपका हृदय स्कीम, उसके बाद स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके बाद अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0, उसके बाद पर्वतमाला परियोजना, उसके बाद काशी तमिल संगमम। तो ये जो काशी तमिल संगमम है, इसके तहत जो आपका तमिलनाडु और जो काशी है उसको बेसिकली लिंक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जो हमारे ओल्ड एज कनेक्शन थे इन दो रीजन के बीच में उसको जोड़ा जाए। वे अहेड क्या है, एक है आपका हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट, किया जाना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट को क्या नुकसान होगा और भी क्या दिक्कतें आ सकती है, तो ये इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाना चाहिए बेस्ड ऑन लाइक कि आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, उसी प्रकार से हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट किए जा सकते हैं। उसके बाद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जरूर किया जाना चाहिए, जहाँ पर लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, ओके, ताकि लोकल कम्युनिटी को भी एम्प्लॉयमेंट तो मिल ही सके, साथ ही साथ जो इश्यूज लोकल जानते हैं अपने इलाके के वो उसको हैंडल कर सके। उसके बाद है आपका सस्टेनेबल टूरिज्म। तो ये जो आपका कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, इट शुड अलाइन विद द ट्रेवल फॉर लाइफ, ए प्रोग्राम अंडर द मिशन लाइफ, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद चलते हैं विष्णुपद टेम्पल, जो ये दोनों टेम्पल न्यूज में रहा, इसके बारे में समझते हैं। तो जो विष्णुपद टेम्पल है ये आपका गया बिहार में है, ऑन द बैंक ऑफ फल्गु रिवर, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को, एंड इट इज मार्क्ड बाय हिज फुटप्रिंट, जिसको धर्मशिला भी कहते हैं। धर्मशिला एक पत्थर है और वहाँ पर लॉर्ड विष्णु के जो फुटप्रिंट है वो मार्क्ड है बसाल्टिक रॉक के ऊपर, ठीक है। इसमें बहुत सारे निटी ग्रिटीज डिटेल है, हमें नहीं जाना है। और इसमें कहानी क्या है कि जो लॉर्ड विष्णु है उन्होंने एक राक्षस गयासुर को एक प्रकार से वध किया था बाय प्लेसिंग हिज फुट ऑन द डेमन्स हेड। तब से जो फुट है या जो पैर है उसका जो इम्प्रिंट है उस पत्थर पर है, ओके। और ये जो सेक्रेड साइट है ये महाभारत में भी मेंशन्ड है, रामायण में भी मेंशन्ड है। क्यों? क्योंकि जो भगवान राम है यहाँ पर पिंड दान किए थे फॉर हिज फादर, इसीलिए ये आपका मेंशन है। और एक और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है कि जो आप करंट स्ट्रक्चर देख रहे हैं विष्णुपद टेम्पल का, इसको रिस्टोर किया गया था देवी अहिल्या बाई होलकर के द्वारा, वाज द रूलर ऑफ इंदौर इन 1787।
ओके, ये ध्यान रखना है। तो उसके बाद है आपका महाबोधि टेम्पल कम्प्लेक्स, लोकेशन है आपका बोध गया बिहार में, और इसको तो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऑलरेडी शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया था आप हमें जरूर बताएं। और थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएं तो ये जो टेम्पल है इसको पहली बार कंस्ट्रक्शन अशोका ने ही करवाया था 3rd सेंचुरी बीसी में, लेकिन बाद में अन्य जो रूलर्स आए, खासकर लेट गुप्ता पीरियड के रूलर्स, उन्होंने भी इस टेम्पल स्ट्रक्चर को और ज़्यादा बढ़ाया। ओके, एंड इट इज़ द बुद्धिस्ट टेम्पल, ये आपको पता ही है। बोध गया में तो जो गौतम बुद्ध है उन्होंने ज्ञान भी हासिल किया था। ओके, तो थोड़ा टेम्पल के फीचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो कर्विलिनियर शिखर है, जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा कर्विलिनियर टाइप का है ना, इसी को हम कहते हैं शिखरा टावर, और इसके ऊपर आपका आमलक एंड कलश। तो ये है आपका ऊपर आमलक और ऊपर आपका कलश, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे टेम्पल स्ट्रक्चर होता है आपका नगारा स्टाइल, वेसरा स्टाइल या फिर द्रविड़ा स्टाइल, तो यहाँ पर जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है ये कोई द्रविड़ा या फिर नगारा में नहीं है, इनका अपना यूनिक स्ट्रक्चर है ना। तो दोनों का आप समागम भी कह सकते हैं। और इसका जो एंट्रेंस है फ्रॉम ईस्ट एंड नॉर्थ, दो तरफ से एंट्रेंस हो जाती है, ये आप ध्यान रखें। और फिर एक डायमंड थ्रोन भी है यहाँ पर जिसको वज्र आसना कहते हैं। और इस लोकेशन का इम्पोर्टेंस ये है कि यहीं पर गौतम बुद्ध ने बैठ के मेडिटेट किया था, और शुरुआत में इसको एम्पायर अशोका ने ही इस्टेब्लिश किया था टू मार्क द स्पॉट वेयर बुद्ध सेट एंड मेडिटेट। ओके, ये चीज़ है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रीलिम्स जो आपको ध्यान रखना है कि जो गौतम बुद्ध है उन्होंने खुद 4 महत्वपूर्ण प्लेसेस का वर्णन किया है बुद्धिस्ट धर्म यात्रा के लिए। और 4 जो हैं आपके पहले हो गए आपके लुम्बिनी, जहाँ पर वो जन्म लिए थे। उसके बाद है बोध गया जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उसके बाद सारनाथ जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद पहली बार प्रवचन दिए थे। और कुशीनगर जहाँ पर उनकी डेथ हुई या फिर महापरिनिर्वाणा भी कहते हैं, है ना। तो 4 इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट ऑफ गौतम बुद्ध, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये चीज़ हो गई। अब चलते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स के बारे में जानते हैं। श्री जगन्नाथ टेम्पल, तो यहाँ पर क्या है कि जो रत्न भंडार है विच इज सेक्रेड ट्रेजरी ऑफ श्री जगन्नाथ टेम्पल, इसको रीओपन किया गया आफ्टर 46 ईयर। तो आपको थोड़ा सा टेम्पल के बारे में बेसिक ध्यान रखनी है, बाकी कंटेक्स्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 40 ये पुरी में है। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में, ठीक है। तो ये जो आपका ट्रेजरी को रीओपन किया गया है, इट इज बेस्ड ऑन ए मॉनिटरिंग कमिटी हेड बाय रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथ। ओके, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि जो मगजी लड्डू है इसको भी जीआई टैग मिला है, ओडिशा का ये प्रोडक्ट है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो धेनकनल डिस्ट्रिक्ट। ओके, और रत्न भंडार उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इट्स लाइक ट्रेजरी। ओके, तो अगर हम बात करें श्री जगन्नाथ टेम्पल की, तो ये पूरी ओडिशा में लोकेटेड है। इस टेम्पल को व्हाइट पगोडा भी कहा जाता है। और ध्यान देना है कि ये डेडिकेटेड है लॉर्ड जगन्नाथ को, जो कि लॉर्ड विष्णु के अवतार माने जाते हैं, एज वेल एज इन लॉर्ड जगन्नाथ की बहन देवी सुभद्रा एंड इनके जो बड़े भाई हैं लॉर्ड बालभद्र, तो इनको डेडिकेटेड है ये जगन्नाथ टेम्पल। और जगन्नाथ यात्रा भी होती है हर साल, आपने देखा भी होगा न्यूज पर, टीवी पर, ठीक है। और इसको बनाया गया था जो अनंत वर्मन चोडगंगा देव है, इनके शासनकाल में, जो कि गंगा डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं, अप्रॉक्स 12th सेंचुरी में। और अगर हम थोड़ा सा आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करें श्री जगन्नाथ टेम्पल की, तो कलिंगा आर्किटेक्चरल स्टाइल है, ये ध्यान रखना है, जिसमें 4 कंपोनेंट्स ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। एक तो विमान है जिसको देवला भी कहते हैं, गर्भगृह जो मेन भगवान का जो साइट होता है उसको गर्भगृह भी कहते हैं, ठीक है। हर टेम्पल में आपको मिल जाएंगे लगभग। उसके बाद जगमोहना है, नाट्य मंडपा है, तो ये सब कुछ है। उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अगर क्वेश्चन आए कि रेखा द्विवेल क्या है, पिता जगमोहना क्या है, भूमि आमला क्या है, तो ये सब
जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके कंपोनेंट्स हैं। ओके, उसके बाद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट केव पेंटिंग, ये आप देखिए जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट नॉन केव पेंटिंग जो कि आपका कहाँ पर मिला है, लियांग करम्पुआंग केव, जो कि इंडोनेशिया में सुलेवेसी आइलैंड है इंडोनेशिया का, वहां पर आपको मिला है, लगभग 51,200 साल पुराना। इससे पहले जो ओल्डेस्ट पेंटिंग कहलाई जाती थी वो सुलेवेसी में ही थी, लियांग तेंदोगने केव में। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पर मिला है, सुलेवेसी इंडोनेशिया में, सुलेवेसी का जो आइलैंड है वो इंडोनेशिया का पार्ट है, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। और जो आइडेंटिफाई किया गया है एज इसका यूरेनियम बेस्ड डेटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर, ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका अपातनी ट्राइब। इसमें आपको दो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि एक तो ताली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये जो अपातनी ट्राइब है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में रिसाइड करते हैं, रहते हैं। और ये जो ट्राइब है आपके जीरो वैली है ना, वहाँ पर जनरली ज़्यादा मिलते हैं। और जीरो वैली कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर डांस देखे तो दमिंदा एंड प्री डांस। उसके बाद है आपका मैस्चो पिरो, ये भी आपका ट्राइब ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक प्रकार से जो वर्ल्ड है उससे दूर रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब यूँ कह सकते हैं कि पुराने ट्राइब हैं, और अभी भी यहाँ पर हंटिंग गैदरिंग होता है, हंटिंग गैदरिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन ये ट्राइब है कहाँ पर, तो मेनली ये आपके अमेजन जो रीजन है, अमेजन फॉरेस्ट साउथ अफ्रीका में वहाँ पर, और साउथ ईस्ट एशिया में ये ट्राइब देखने को मिलते हैं। ओके, तो बस आपको ये ट्राइब का नाम याद रखना है। उसके बाद है इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, उतना इम्पॉर्टेंट हमें ये कंटेक्स्ट लगा नहीं, इसलिए हम इसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। चलिए ये कवर हो गया। अब बात है आपका एथिक्स का। एथिक्स के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कवर करवाएंगे, और एक अलग से आपका ये सीरीज रहेगा इसका, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़रूरत है, और यहाँ पर आपको चूँकि प्रैक्टिकल अप्रोच रखना पड़ता है टू डील विद द केसेस, तो उसको हम अलग से डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो बचा है हमारा मैपिंग सेशन, मैपिंग को ख़त्म करते हैं। उससे पहले एक स्कीम भी आएगा स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी मिशन को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। हालांकि इसे लॉन्च किया गया था 2015 में, अब देखिए लगभग 10 साल तक ये स्मार्ट सिटी मिशन चलेगा। क्या है ये स्मार्ट सिटी, इस कंसेप्ट को समझते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आपके पास मोबाइल है, वो क्या है, स्मार्ट डिवाइसेस है। इसके माध्यम से आप किसी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, है ना, डिजिटल कनेक्टिविटी। तो स्मार्ट सिटी भी कुछ इस टाइप से होता है, जहाँ पर आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिजिटली कनेक्ट किया जाता है, डिजिटली कंट्रोल किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैफिक सिग्नल्स है ना, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर जो भी आपका सिटी है वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है उसको जीआईएस मैपिंग किया जा सकता है, ताकि अगर कोई ट्रेवलर वहाँ पर जाता है तो उसको लोकेशन मिल जाए कि ये लोकेशन यहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर ये मिलेगा, वहाँ पर ये मिलेगा, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पावर ग्रिड को कंट्रोल करने की बात है तो वो भी स्मार्ट तरीके से। उसी प्रकार से जो लाइटनिंग है, जो स्ट्रीट लाइट्स है, वो बेसिकली सेंसर के आधार पर ऑन ऑफ अपने आप हो जाए। तो ये सब आपका स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है ना। तो इनिशियली 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी डेवलप करने का टारगेट रखा गया है। और चलिए थोड़ा सा हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में समझ लेते हैं। जैसे जो सिटीज है उसको प्रमोट करना है विद स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये तो हमने बता ही दिया। तो बेसिक चीज़ें हैं, आप नाम से ही पता चल जाएगा आपको, तो उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कौन सी मिनिस्ट्री से इम्प्लीमेंट करती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, और 2015 में ये लॉन्च हुआ था, और उसके बाद 2025 तक ये स्कीम चलेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट भी फंड प्रोवाइड करता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, दोनों मिलकर फंडिंग करते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उतने डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन ध्यान रखना है 100 स्मार्ट सिटीज को सेलेक्ट किया गया है बेस्ड ऑन कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आप देखिए यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल है आपका कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, ये आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, ठीक है।
और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जिसका नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल, है ना। और ये स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करेगा। और इसका काम क्या होगा, प्लानिंग करना, सिटी का अप्रूव करना प्लान को, है ना। इसमें आप देखिए जो म्यूनिसिपैलिटीज या फिर लोकल गवर्नमेंट है उसके रोल नहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए डेडिकेटेड एसपीवी ही बनाया गया, ओके, टू मैनेज ऑपरेट इवेल्युएट द स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो एसपीवी बनाया गया है इट्स लाइक लिमिटेड कंपनी के रूप में अंडर द कंपनीज एक्ट, ओके, ये बात हो गया। उसके बाद स्ट्रेटजी देखिए इसका, अडॉप्ट 3 मॉडल्स ऑफ एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, जिसमें रेट्रोफिटिंग यानी कि सिटी के इम्प्रूवमेंट, रीडेवलपमेंट सिटी के रिन्यूएबल, ग्रीनफील्ड सिटी के एक्सटेंशन, ये सब आपका शामिल है। और इट इज बेस्ड ऑन एरिया बेस्ड डेवलपमेंट विच इज ए पैन सिटी इनिशिएटिव, और इसमें सेलेक्टेड स्मार्ट सॉल्यूशन को भी इंक्लूड किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बातें थी। क्या कुछ 6 फंडामेंटल क्राइटेरिया है स्मार्ट सिटी मिशन का, तो कम्युनिटी एट ए कोर, मोर फ्रॉम लेस, यानी कि लेस रिसोर्सेस हैं और उससे हम ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। इट्स एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, एंड ऑल्सो इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी सब एक साथ आपको देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी एज ए मीन्स नॉट द गोल, ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हैं इस एग्जाम्पल को, ये चीज़ है। एक डाटा आपको ध्यान रखना है कि एज ऑफ 3 जुलाई 2024 100 सिटीज़ जो आपके स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आइडेंटिफाई किए गए थे, 90% ऑफ द प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुका है। तो क्या ग्राउंड लेवल पर सचमुच में कंप्लीटेड है, ये आप बता सकते हैं अगर आप स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं तो ये आपका पूरा ख़त्म होता है। अब चलते हैं जो प्लेसेस इन न्यूज है उसको कवर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आपका फिर ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए आप लद्दाख, तो लद्दाख में क्या है कि एक लद्दाख में आपका रॉक वर्निस मिला, ठीक है। और उस रॉक वर्निस को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि भाई इस रॉक वर्निस से हम हैबिटेबल इन्वायरमेंट जो स्पेस में हो सकते हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये रॉक वर्निस क्या है, जैसे आप पत्थर देखते हैं, ठीक है, तो पत्थर पर कुछ मिनरल्स डिपॉजिट हो जाते हैं दैट कंटेन्स सर्टेन मिनरल्स लाइक क्ले, मैग्नीशियम, है ना। तो ये जो डिपोजिशन होता है वो एक्चुअली एक्सट्रीम इन्वायरमेंट लाइक ड्राई क्लाइमेट या कोल्ड क्लाइमेट उसके कारण होता है। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें मैग्नेटोफॉसिल्स होती है। और ये जो मैग्नेटोफॉसिल्स कौन बनाती है, तो जो आपके मैग्नेटो बैक्टीरिया है वो बनाती है ना। तो अगर ये मैग्नेटोफॉसिल्स मिला है इसका मतलब यही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव किए होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो मार्स में है, मार्स में भी इस टाइप का आपका रॉक वर्निस देखने को मिला। और जब कुछ स्टडी की गई तो पता चला कि हाँ वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पहले हुआ करते थे। तो इस टाइप से पता लगाया जा सकता है। उसके बाद लद्दाख में एक और न्यूज है कि ग्रोथ इंडिया टेलीस्कोप लद्दाख में इनोग्रेट किया गया है, ओके। और मध्य प्रदेश में चलते हैं आप, तो जो मध्य प्रदेश में है आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन्वेसिव वीड है सेल्विनिया मोलेस्टा, है ना, इसको इरिडिकेट कर दिया गया है। इसको यहाँ से जो सरानी रिजर्वायर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये डोमिनेट करती थी तो इसको कर दिया गया है। तो सेल्विनिया मोलेस्टा क्या है आपका इन्वेसिव वीड्स, याद रखना, वीड्स मतलब घास। और गुजरात में क्या न्यूज है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस ये इनोग्रेट किया गया है। और फिर कर्नाटका में क्या कंटेक्स्ट है कि जो एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च है उन्होंने 1600 टन्स ऑफ लिथियम रिसोर्सेस मांड्या डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई किए। तो आपको ध्यान रखना है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और यहाँ पर आपका लिथियम जो रिसोर्सेस है वो देखने को मिली, ओके। उसके बाद केरला में क्या है तो आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तमिलनाडु में क्या है, 300 आर्टिफिशियल रीफ्स को डिप्लाई किया गया है ऑफ द कोस्ट ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम आपको पता ही है तमिलनाडु में ही है।
और फिर छत्तीसगढ़ में क्या है कि जो जेरवा एंड कुशमुंडा कोल माइंस है ना, ये आपका छत्तीसगढ़ में मिलता है, बस यही ध्यान रखना है। उसके बाद वेस्ट बंगाल में क्या है, तो यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कोलकाता में इनेग्रेट किया है। उसके बाद असम के बारे में तो हमने देख ही लिया। फिर अरुणाचल प्रदेश में आपको ये ध्यान रखना है कि जो ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो अरुणाचल में है, और अपातानी ट्राइब्स कहाँ है आप हमें जरूर बताएं। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो मैसिव एवलांचे, एवलांचे मतलब आप समझिए कि जो उत्तराखंड है वहाँ पर स्नो कवर्ड होता है। एवलांचे मतलब वो जो स्नो है वो स्लाइड होने लगती है ना, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, जैसे लैंड स्लाइड होता है उसके जगह पर स्नो को स्लाइड करवा दे, वही होता है आपका एवलांचे। ओके, तो ये आपका गांधी सरोवर के आसपास देखने को मिली, और इसको चोराबाड़ी ताल भी कहते हैं, विच इज लोकेटेड नियर द केदारनाथ टेम्पल इन उत्तराखंड। ये हो गया। उसके बाद चलिए वर्ल्ड मैपिंग में चलते हैं। वर्ल्ड मैपिंग में आपका एक है मोरक्को। तो बेसिकली जो यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स रिलीज करने का फैसला किया, जो सॉइल के हेल्थ को मॉनिटर करेगा, तो बेसिकली वो आपका अनाउंस किया गया एट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विच हेल्ड इन मोरक्को, बस यही न्यूज़ में है। और फिर अगर हम बात करें बोलीविया की, तो बोलीविया में अभी आपका इकोनॉमिक टर्मोइल चल रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो यूएस डॉलर के रिजर्व है उनके पास वो ख़त्म हो चुके हैं, काफ़ी कम हो चुके हैं, और डेब्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए वहाँ पर आपका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि बोलीविया जो है वो आपका मर्कोशर का सदस्य बन गया। ये मर्कोशर क्या है, आप ऐसा समझिए कि कॉमन मार्केट फॉर द साउथ अमेरिकन कंट्रीज, है ना। कुछ कंट्रीज साउथ अमेरिका के एक साथ आ गए हैं और उन्होंने कॉमन मार्केट स्टेब्लिश किया है, ठीक है। और इन द सेंस साउथ अमेरिकन ट्रेड ब्लॉक भी कह सकते हैं। उसके बाद पैराग्वे का क्या कंटेक्स्ट है, तो ये 100 मेंबर बन गए हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। ब्राज़ील का क्या कंटेक्स्ट है, तो ब्राज़ील जो है आपका, ब्राज़ील में वर्ल्ड का पहला डेथ ड्यू टू द ओरोपुचे वायरस ये देखने को मिला। ये सब स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। ओके, तो डीआरसी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। रवांडा में भी कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखने की बात यही है कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। फिर मॉरिशस की बात करें तो इंडिया का पहला ओवरसीज जन औषधि केंद्र मॉरिशस में इनोग्रेट हुआ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद इंडोनेशिया का कंटेक्स्ट हमने ऑलरेडी बता ही दिया है। ताइवान को लेकर क्या न्यूज है, तो बेसिकली म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन की गई है इंडिया और ताइवान के बीच फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होगा कि लेट्स से कि ताइवान ने अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डिक्लेयर किया है तो वो इंडिया में भी रिकॉग्नाइज हो सकता है एंड वाइस वर्सा। ओके, फिर जापान का एक न्यूज है। क्या न्यूज है कि जापान ने अपना एक न्यू येन बैंक नोट रिलीज किया है, लेकिन उसमें 3D हॉलीग्राम की सुविधा रखी है। तो इससे क्या होगा, काउंटर फिटिंग जो आपका फेक करेंसी डोमिनेट करती है उसको रोका जा सकेगा। आप ये एग्जांपल भारत के लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कजाकिस्तान के लिए क्या न्यूज है कि जो अस्थाना है, जो कि लोकेशन अस्थाना सिटी कजाकिस्तान, वहाँ पर आपका 24 SCO समिट हुआ। उसके बाद अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया फॉर द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, जो COP29 होने वाला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का क्या न्यूज है, जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए टू हाईलाइट द 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। फिर आइवरी कोस्ट की बात करें तो ये पहला कंट्री बन गया है टू रोल आउट द न्यू R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन, मतलब मलेरिया वैक्सीन जिसका नाम है R21/मैट्रिक्स M। तो ये पहला कंट्री बन गया है आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो यही सब आपका कंटेक्स्ट था। तो ये पूरा आपका जो सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, मैपिंग है और स्कीम्स है, ये 4 टॉपिक हमने डिटेल से कवर किए। थोड़ा मैंने आपको बताया ही था कि लेक्चर लंबा जाएगा, बट एक बड़ा बर्डन आपका कम हो गया है। तो आप इसे रिवाइज कर सकते हैं बार बार स्थिर से, एक बार में नहीं 2 बार में देखें, बस आपको रिवाइज करते जाना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो है पर्सनालिटी न्यूज प्लस एथिक्स। इसको हम साथ के साथ करेंगे, ओके, क्योंकि एथिकल वैल्यूज का भी कंसेप्ट यहाँ पर निकल कर आता है।
उसके बाद एक बचेगा आपका इकोनॉमी का सेक्शन, उसको भी हम जल्द से जल्द कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सेशन अगर अच्छा लग रहा है मित्रों तो आप शेयर करिए दोस्तों के बीच और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। अगर आप इतने दूर तक आए हैं, यस यू हैव द करेज टू क्लियर द एग्जाम फॉर श्योर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।